तो आज हम लोग इस लेक्चर में नेक्स्ट जो टेक्निक है आपका स्कैनिंग का, उसको हम लोग देखने वाले हैं, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वो है आपका मोनो पल्स ट्रैकिंग। मोनोपल्स ट्रैकिंग। और ये ही आपका जब भी अपन रडार यूज करेंगे प्रैक्टिकली, तो तीनों ट्रैकिंग सिस्टम में अगर आप बोलोगे कौन सबसे ज्यादा यूज होता है, तो मोनोपल्स ट्रैकिंग ही यूज होता है। और ये अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये पिछले 5 एग्जाम में 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है मोनोपल्स ट्रैकिंग का, क्योंकि ये प्रैक्टिकली यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रैकिंग सिस्टम है, मोनोपल्स ट्रैकिंग। वो हम लोग आगे के नेक्स्ट टॉपिक में कंपैरिजन ऑफ ट्रैकिंग सिस्टम पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये ज्यादा अच्छा है। लेकिन अभी मोनोपल्स ट्रैकिंग सिस्टम में आपको मैं शुरुआती से बताता हूँ कि ये एक ऐसा ट्रैकिंग टेक्निक है, ठीक है। ये एक ऐसा ट्रैकिंग टेक्निक है जिसमें एंगुलर लोकेशन को, ठीक है, एंगुलर लोकेशन आप समझ में आता होगा कि कोई टारगेट का पोजीशन है तो उसके क्या एंगल्स हैं। एंगुलर लोकेशन टारगेट के, ठीक है, ऑफ टारगेट, इसको ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है, इसको ऑब्टेन किया जाता है बाय एम्पलीट्यूड कंपैरिजन। एम्पलीट्यूड कंपैरिजन, ठीक है। किसका किसका एम्पलीट्यूड कंपैरिजन करना होगा? सिग्नल रिसीव्ड बाय 2 और मोर साइमल्टेनियस बीम्स। इसका मतलब साफ है कि मोनोपल्स ट्रैकिंग सिस्टम जो है, ये ऐसा एक टेक्निक है जो एंगुलर लोकेशन ऑफ टारगेट, टारगेट के एंगुलर लोकेशन को डिटेक्ट करता है। कैसे डिटेक्ट करेगा? वो एम्पलीट्यूड कंपैरिजन के माध्यम से डिटेक्ट करता है। तो एम्पलीट्यूड कंपैरिजन किसके किसके बीच में करेगा? 2 या 2 से अधिक साइमल्टेनियस, आप ये शब्द को याद रखिएगा, साइमल्टेनियस बीम के से जो सिग्नल रिसीव हो रहा है उसके एम्पलीट्यूड को कंपेयर करके एंगुलर लोकेशन टारगेट का निकालेगा। ये ऐसा टेक्निक है, ठीक है। अब मैं आपको इसको धीरे धीरे समझाते आता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि देखिए, कोनिकल स्कैनिंग आपने जो पढ़ा था, कोनिकल स्कैनिंग, और आपको ध्यान होगा कि सीक्वेंशियल लोबिंग हम लोगों ने देखा है। ये दो टेक्निक में आपको ध्यान होगा कि हम लोग टाइम शेयरिंग करते हैं, ठीक है, टाइम शेयरिंग बिटवीन 2 बीम्स। आप 2 बीम के बीच में टाइम शेयरिंग करते हैं बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ द टारगेट, वेदर वो टारगेट एक्सिस में है या बीम एक्सिस में है, वो सब अपन निकालते हैं। अगर आपको होगा कि भैया एक क्या बोलते हैं एंटीना है, तो आप ये वाले सीक्वेंशियल लोबिंग में क्या करोगे? आप एक टाइम पे एक बीम को भेजोगे इस पोजीशन को निकालने के लिए, फिर दूसरे टाइम पे हो सकता है नैनो सेकंड का डिफरेंस हो या मिली सेकंड का डिफरेंस हो, लेकिन दूसरे टाइम पे आप फिर दूसरा बीम छोड़ोगे जो पोजीशन 2 को करेगा। तो पोजीशन 1 पोजीशन 2, पोजीशन 1 पोजीशन 2, लेकिन टाइम दोनों का अलग अलग है। भले नैनो सेकंड का डिफरेंस हो, लेकिन अलग अलग टाइम है, एक बार इस टाइम पे एक बार इस टाइम पे। अगर आपको कोनिकल स्कैनिंग याद होगा तो कोनिकल स्कैनिंग में एक बीम इस छोड़ते हैं, फिर जस्ट नैनो सेकंड के अंदर में तुरंत बीम यहाँ होता है, फिर तुरंत बीम यहाँ होता है, और ये कोनिकल शेप में ऐसा बनता है। तो बेसिकली जो इन लोगों का प्रिंसिपल है दोनों टेक्निक का, वो ये है कि 2 बीम या 2 से अधिक बीम में टाइम शेयरिंग होना चाहिए, मतलब टाइम को शेयर कर सके, ये इस टाइम पे यूज करेगा, ये इस टाइम पे यूज करेगा, टाइम शेयरिंग होना चाहिए। लेकिन आपका जो मोनोपल्स ट्रैकिंग टेक्निक है, उसमें हम लोग बोल रहे हैं कि हम साइमल्टेनियस बीम यूज करेंगे। साइमल्टेनियस बीम कैसे यूज कर सकते हैं? अगर आप एक एंटीना ले लो और यहाँ पे आप दूसरा एंटीना एक साथ ले लो, और सेम टाइम पे ये भी बीम छोड़े, सेम टाइम पे ये भी बीम वो छोड़े, तो आप क्या करते हो कि आप साइमल्टेनियस ले सकते हो। अगर कोई टारगेट है, मान लो इधर कोई टारगेट है, ठीक है, तो आप इस वाले पल्स से जो इको आएगा वो उसका क्या एम्पलीट्यूड है, और इस वाले पल्स से जो एम्पलीट्यूड आएगा, उस इको आएगा, उसका क्या एम्पलीट्यूड है, उसको कंपेयर करके हम लोग यहाँ पे एंगुलर लोकेशन निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका अगर आप इसको शब्दों में बोलो तो इसमें फेस एंगल, जो आपका सिग्नल है फेस एंगल, उसका जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, और
उसका जो रेंज है, कहाँ से वो आ रहा है, वो सब मेजर हो सकता है एक सिंगल पल्स के दौरान। इसको मोनोपल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो, एक एंटीना तो एक ही पल्स जनरेट कर रहा है ना, जैसे ये एंटीना 2 पल्स जनरेट कर रहा है, ये एंटीना 3-4 पल्स जनरेट कर रहा है, वैसे ये एक एंटीना एक ही पल्स जनरेट कर रहा है, इसीलिए इसका नाम, ये सिंगल पल्स से ही सारा चीज निकाल रहा है, इसलिए इसका नाम मोनोपल्स ट्रैकिंग सिस्टम रखा गया है। ठीक है, मोनोपल्स। अब आपको ये बता रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि इसकी जो एक्यूरेसी है, वो एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है। मतलब जब आप इसको ट्रैक करते हो, तो ट्रैकिंग की जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत शानदार होती है इसमें, कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, इसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। और दूसरी बात, अगर आप इसमें देखोगे तो एम्पलीट्यूड का फ्लक्चुएशन जो है वो भी बहुत कम होता है, क्योंकि एम्पलीट्यूड का फ्लक्चुएशन मतलब देखिए, अगर एक टारगेट है वो मूव कर रहा है, आप इधर इसको स्कैन किए, फिर इधर स्कैन किए, आपका एम्पलीट्यूड फ्लक्चुएशन आ सकता है, ज्यादा आएगा इसमें, क्योंकि टारगेट मूव करता रहता है, कभी इसमें आया कभी इसमें आया, तो हर किसी के बीम में एम्पलीट्यूड चेंजेस आएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे टारगेट है, तो इन दोनों के बीच में जो एम्पलीट्यूड इको का आएगा, उसमें ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा। तो ये फायदेमंद है हमारे लिए, एम्पलीट्यूड फ्लक्चुएशन कम हो तो ज्यादा अच्छा है कोई भी ट्रैकिंग सिस्टम के लिए। तो ये दो चीजें इस पूरे सिस्टम को बहुत शानदार बनाती हैं, एक्यूरेसी और एम्पलीट्यूड फ्लक्चुएशन। आप अगर इसमें और पॉइंट देखोगे तो आप ये भी बोल सकते हैं कि बाकी के जो ट्रैकिंग सिस्टम है उसमें एंटीना मोशन करता है। आपको ध्यान होगा, पल्स बार बार स्विच कर रहा है, फिर उसके हिसाब से अपन चेंज करते हैं। एंटीना का जो मोशन होता है वो जनरली कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। ठीक है, और जो अलग अलग दूसरे टेक्निक्स में यूज हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें अलग अलग एंटीना ही अपन यूज कर लिए हैं। ठीक है, और खासकर कोनिकल स्कैन में तो अपन को 4-4 पल्स की जरूरत पड़ती है, मतलब एक पूरा कोन बनाने के लिए अपन को 4 पल्स की जरूरत पड़ती है, और इसमें तो अपन मोनोपल्स में काम चला रहे हैं। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल था। अब मैं आपको इसमें ये जो मोनोपल्स ट्रैकिंग सिस्टम है, ये 2 टाइप से चीजों को ट्रैक करता है। एक तो आप, जैसे मैंने आपको बताया कि अपन एम्पलीट्यूड कंपैरिजन करेंगे इसमें, एम्पलीट्यूड कंपैरिजन मोनोपल्स ट्रैकिंग सिस्टम, और दूसरा आपका इसमें आएगा फेस कंपैरिजन। ठीक है, इसमें अपन फेस कंपैरिजन भी करेंगे। तो ये 2 टेक्निक हैं इसमें जो यूज होते हैं। आपको मैं एम्पलीट्यूड कंपैरिजन टेक्निक बताता हूं कि इसमें इसमें क्या होता है कि देखिए, आपको ये पता होगा फीड क्या होता है, एंटीना फीड। आप लोगों ने ये शब्द सुना होगा एंटीना इन वेव प्रोपगेशन में, कि ये एक फीड है, ये एक फीड है, ये एक एंटीना का फीड है। जितना आप एंटीना फीड लगाओगे, मतलब जितना आप ये वाला सेक्शन लगाओगे, इसको एंटीना फीड बोलते हैं। तो आपको मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सिग्नल जो रिसीव हो रहा है, मान लो ये एक पल्स भेजा, ये एक पल्स भेजा, ये एक पल्स भेजा, तो एंटीना जब ये पल्स भेजेगा तो इको सिग्नल वापस भी आएगा, इको सिग्नल वापस आएगा तो अलग अलग फीड में अलग अलग फेस के साथ आएगा। हो सकता है कि एम्पलीट्यूड चेंज ना हो ज्यादा, लेकिन दोनों में फेस तो चेंज होगा ही। ठीक है, सिग्नल जब अराइव करेगा तो अलग अलग फीड में अलग अलग फेस के साथ आता है। ठीक है, और अगर ये फेस को अपन इक्वलाइज करते हैं, ताकि जो एरर है वो हमारा डेवलप हो सके। ठीक है, इफ नॉट देन फेजेस नीड टू बी इक्वलाइज्ड। फेस को अपन इक्वलाइज, अगर फेस में कुछ जो एरर अराइव हो रहा है, उसमें अगर उसको इक्वलाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा फेस का एरर ना हो। ठीक है, ओके, तो अब मैं आपको एक ब्लॉक डायग्राम से समझाता हूं कि ये एक्चुअली में कैसे वर्क करता है। ये है आपका, लेट सपोज, एक सेकेंड, यहाँ पे अपन बना लेते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं। आ, देखो, यहाँ पे एक एंटीना ले लेते हैं अपन, 2 फीड अपन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन 2 एंटीना फीड ले लिए। ये 2 एंटीना फीड से आप जानते हो कि सिग्नल ट्रांसमिट भी होगा और सिग्नल रिसीव भी होगा। ठीक है, सिग्नल। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, 2 एंटीना है, तो 2 एंटीना को अपन एक साथ कैसे वर्क कराएं। तो आपको माइक्रोवेव में, क्या मैजिक टी आप लोग पढ़ लिए हो अभी तक?
मैजिक टी या रैट रेस जंक्शन अगर आप लोग ध्यान होगा तो अभी दो एंटीना है, ठीक है, दोनों में माइक्रोवेव पावर आ रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे एक स्विच टाइप का लगाते हैं जो आप जनरली मैजिक टी में बोलते हो, जहाँ पे दो इनपुट दो आउटपुट अपन लेते हैं। तो अपन यहाँ क्या करते हैं, यहाँ से दो इनपुट ले लिए, ठीक है, और दो आउटपुट भी लेते हैं, इसको अपन बोल देते हैं हाइब्रिड जंक्शन। ये एक हाइब्रिड जंक्शन है, यहां से दो आउटपुट आया, ये आउटपुट को अपन यहां से निकाल दिए और ये एक आउटपुट यहां से निकाल दिए। ये आउटपुट दो टाइप का आउटपुट है हाइब्रिड जंक्शन में, एक अपन प्लस भी मान सकते हैं, मतलब एक को अपन सम सेक्शन मानेंगे, सम चैनल, और एक डिफरेंस चैनल। अभी आप पहले ये मानिए कि चलिए यहां से इनपुट लिए हैं और यहां से अपन डुप्लेक्सर से पास करा दिए। आपको ध्यान होगा कि डुप्लेक्सर का काम क्या होता है, सिंपल ट्रांसमिट और रिसीव दोनों एक साथ करना। तो यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, ये ट्रांसमीटर सेक्शन है, ट्रांसमीटर सेक्शन से आपको पता है कि सिग्नल आएगा, और सिग्नल आएगा तो फिर यहाँ जाएगा और वो आपका हाइब्रिड जंक्शन से फिर इसमें रिसीव होके ट्रांसमिट भी कर सकता है। तो और जब रिसीविंग सेक्शन की बारी आई तो रिसीव किया दोनों एंटीना से, हाइब्रिड जंक्शन से डुप्लेक्सर की तरफ निकला। डुप्लेक्सर जब रिसीवर के पास गया तो वो क्या करता है, एक मिक्सर से पास करा देता है। आपको मिक्सर पता होगा कि मिक्सर क्या करता है, दो फ्रीक्वेंसी लेता है, जो भी दो फ्रीक्वेंसी आएगी तो मिक्सर को दो फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, एक लोकल ऑसिलेटर बना लेते हैं। लोकल ऑसिलेटर एक फ्रीक्वेंसी देगा उसको, मिक्सर यहाँ से जो सिग्नल रिसीव हुआ है वो मिलेगा। दोनों सिग्नल से मिक्सर क्या करता है, जनरली कोई भी मिक्सर अगर उसको लेट सपोज यहाँ पे F1 सिग्नल आया, फ्रीक्वेंसी सिग्नल आया जिसकी फ्रीक्वेंसी F1 है, यहाँ पे F2 है, तो मिक्सर का जो आउटपुट होता है वो चार फ्रीक्वेंसी में आता है। एक सिंपल F1 जनरेट करता है, F2 जनरेट करता है, F1 प्लस F2, और एक F1 माइनस F2। कोई भी मिक्सर चार फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, लेकिन हमको क्या चाहिए वो हम ध्यान देते हैं। मिक्सर के बाद आप कभी भी रिसीवर सेक्शन में देखे होंगे तो हमेशा एक IF एम्पलीफायर लगा रहता है। IF एम्पलीफायर क्या करता है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी को पास करना है उसी को वो पास करेगा। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ये सम चैनल इसको मानते हैं कि ये यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी एडिशन वाला इसको पास करेंगे। तो यहाँ पे अपन सिर्फ ये वाला सिग्नल को पास करने की मौका देंगे, और ये दो सिग्नल क्या होगा, आपस में ऐड अप हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऐड अप हो जाएगी, उसको अपन सिर्फ पास करेंगे और उसको हम लोग एम्पलीफायर जो एम्पलीट्यूड डिटेक्टर होता है, एम्पलीट्यूड डिटेक्टर उससे पास कर देंगे और उससे अपन रेंज निकाल लेंगे। सिंपल तो है। अगर आप एक रडार को मानोगे तो रडार क्या करता है, सिग्नल आया, मतलब सिग्नल आपने भेजा, भेजने के बाद इको सिग्नल आया, इको सिग्नल आने के बाद उसको आप मिक्सर से पास कर देते हो, एक दूसरे फ्रीक्वेंसी के साथ उसको एड अप कर देते हो उस सिग्नल को, वो थोड़ा सा और मजबूत हो जाता है, और उसको एम्पलीट्यूड, उसके एम्पलीट्यूड डिटेक्टर के साथ पास कर देते हो, तो उसका रेंज पता चल जाता है, क्योंकि आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो आप बिल्कुल, आपको ये पता है कि किस स्पीड से वो सिग्नल जा रहा है, क्या आपका रेंज आपको निकालना है, आपको टाइम पता है कि कितने टाइम्स के बाद वो वापस आया, आप टाइम निकाल सकते हो, और टाइम से आप इसका जो रेंज है वो आप निकाल सकते हो। तो बेसिकली आप यहाँ पे रेंज ट्रैक कर लिए कि आपका जो टारगेट है वो कितना दूर है। अब आपको यहाँ पे एम्पलीट्यूड डिटेक्शन के बाद, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड कंपैरिजन होगा दोनों का। यहाँ पे आप, क्योंकि देखो यहाँ पे एक लोकल ऑसिलेटर एक पर्टिकुलर सिग्नल जनरेट करता रहेगा लगातार लगातार, और यहाँ पे जो सिग्नल है बार बार रिसीव होगा, तो हो सकता है टारगेट मूव कर रहा होगा, टारगेट मूव कर रहा होगा तो वो अलग अलग जगह पे इंटेंसिटी उसकी कम होती जाएगी। तो एम्पलीट्यूड डिटेक्टर क्या करता है, उसके एम्पलीट्यूड के हिसाब से वो मेजर करता है कि वो पास आ रहा है या दूर जा रहा है, जैसे अपन डॉपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट में भी पढ़े हैं। तो इससे समझ में आ जाता है कि रेंज कितना है। तो आप रेंज निकालने के लिए ये तो आप कर सकते हो ऊपर वाला सम चैनल को। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, फेस को भी अपन को देखना है, क्योंकि हम लोग अलग अलग एंटीना यूज कर रहे हैं, तो अलग अलग एंटीना में जब सिग्नल आएगा तो अलग अलग फेस के साथ भी आ सकता है। तो वो फेस एरर जो होगा दोनों का, उसको तो अपन को मिनिमाइज करना होगा। तो मिनिमाइज करने के लिए अपन को माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पे अपन डिफरेंस चैनल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऊपर में हम लोग मिक्सर लिए थे तो उसमें हम लोग सिर्फ प्लस वाली सम चैनल को पास किए थे, यहाँ पे अपन डिफरेंस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे भी आप एक मिक्सर लगा दीजिए। मिक्सर
का काम क्या है, 4 फ्रीक्वेंसी जनरेट करना, एक फ्रीक्वेंसी यहां से आ जाएगी, एक फ्रीक्वेंसी यहां से आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो होगा वो F1 माइनस F2 वाला सिग्नल ही पास होगा, जो दोनों को माइनस होगा। लेकिन आपको पता है कि कोई भी चीज को पास करने के लिए आपको IF एम्पलीफायर से पास कराना होता है, तो यहाँ पे अपन IF एम्पलीफायर लगा देते हैं। IF एम्पलीफायर लगाने के बाद एक काम कर सकते हैं, अपन को फेस निकालना है, तो फेस अपन दो लोगों का में अगर अपन फेस चेंज हुआ है तो दो लोगों को कंपेयर करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहां से एक सिग्नल लेते हैं जिसको अपन फेस सेंसिटिव डिटेक्टर से पास कराते हैं, जो फेस के लिए सेंसिटिव हो, फेस सेंसिटिव डिटेक्टर, ठीक है। और एक सिग्नल, अब इसको कंपेयर करना है तो कंपेयर इससे कर ले, दोनों में जब दो सिग्नल हमारे पास आए, ऊपर के सिग्नल और नीचे का सिग्नल, उन दोनों में क्या फेस डिफरेंस है, वो यहाँ पे जो एंगल एरर होता है, एंगुलर एरर, वो यहाँ पे मिल जाएगा अपन को, कितना फेस का डिफरेंस आया। अगर इतना फेस का डिफरेंस आया तो उतना हम लोग सर्वो मोटर को बोलेंगे कि भैया आप उतना मूव करा लो। तो बेसिकली ये आपका सम चैनल था और ये आपका डिफरेंस चैनल था मोनोपल्स ट्रैकिंग के लिए। अच्छा है, तो इसमें मोनोपल्स टेक्निक में अगर आप बात करें तो इसमें बहुत कम टाइम ये इसलिए भी यूज होता है क्योंकि बाकी टेक्निक के कंपैरिजन में इसमें बहुत कम टाइम लगता है अपन को स्कैन करने में। लेकिन प्रॉब्लम यही होता है इसमें कि इसका जो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स इसका जो अरेंजमेंट है, आप लोग इसका ब्लॉक डायग्राम देखे होंगे, कितना कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है। इस कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट के कारण इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये थोड़ा बल्की हो जाता है और थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा मतलब ये इसका एक ड्रॉबैक है, लेकिन इस वजह से इसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सबसे एक्यूरेट है उन दोनों तीनों टेक्निक में से, और बिल्कुल एम्पलीट्यूड फ्लक्चुएशन बहुत कम होता है इसमें। ओके, सो आई होप ये वाला टॉपिक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। क्या आगे बढ़ूं मैं, मतलब ये वाला टॉपिक आपको मोनोपल्स ट्रैकिंग। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक, अब पूरा चैप्टर खत्म होने को आ गया, 80-90% टॉपिक खत्म हो चुके हैं। अब छोटे छोटे से टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे कि एक है आपका ये टॉपिक दिया हुआ है, कंपैरिजन ऑफ रडार ट्रैकिंग सिस्टम। ये आज तक पिछले 5 एग्जाम में सिर्फ एक ही बार ये क्वेश्चन पेपर में आया है, तो हो सकता है चांसेस हो भी, लेकिन ये नाम भर का टॉपिक है, एक बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इसको अपन कंपेयर करते हैं कि आपने तीनों रडार ट्रैकिंग सिस्टम को देखा तो उसमें क्या क्या कंपैरिजन हो सकता है, तो अपन कुछ पॉइंट के बेसिस पे कंपेयर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो है आपका सिग्नल टू नॉइस रेशियो। आप यहाँ पे अपन ले लेते हैं आपका सिग्नल टू नॉइस रेशियो के बेसिस पे अगर अपन को देखना है तो इसमें आपको बता देता हूं कि जो मोनोपल्स ट्रैकिंग सिस्टम होता है, मोनोपल्स ट्रैकिंग सिस्टम, ये इसमें जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो होता है SNR, वो 2 से 4 dB, ठीक है, 2 से 4 dB ये ग्रेटर होता है, ठीक है, देन अदर्स। बाकी दोनों अपन जो ट्रैकिंग सिस्टम और पढ़े हैं, कोनिकल और लोब स्विचिंग, वो दोनों से इसका जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो, आप जानते हैं ना, सिग्नल टू नॉइस रेशियो का मतलब क्या होता है, सिग्नल टू नॉइस का रेशियो, मतलब सिग्नल ज्यादा अच्छा रिसीव हो रहा है नॉइस के कंपैरिजन में, तो SNR जितना ज्यादा हो उतना अच्छा होना चाहिए। तो ये 2 से 4 dB बाकी कंपैरिजन टेक्निक से इसका SNR अच्छा ही होता है, और ये हमारे लिए सबसे एडवांटेजियस चीज है, ठीक है। ओके, तो ये एक कंपैरिजन है, पैरामीटर है जो आप दूसरे दोनों ट्रैकिंग सिस्टम में देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग एक्यूरेसी की अगर बात करें, एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग इसको बात करें, तो एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अपन देखें तो मोनोपल्स का ग्रेटर एक्यूरेसी होता है, जैसा मैंने आप लोगों को अभी भी थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें ज्यादा एक्यूरेसी होता है क्योंकि इसका सिग्नल टू नॉइस रेशियो हायर है। अगर सिग्नल टू नॉइस रेशियो ज्यादा रहेगा तो सिग्नल ज्यादा अच्छे से रिसीव होगा, तो इसका जो एक्यूरेसी है वो भी ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो मोनोपल्स का एक्यूरेसी ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि इसका सिग्नल टू नॉइस रेशियो हायर होता है। और सबसे बड़ी बात, सिग्नल टू नॉइस रेशियो तो आधा ज्यादा होता ही है, इसमें जो एम्पलीट्यूड फ्लक्चुएशन होता है, एम्पलीट्यूड फ्लक्चुएशन वो बहुत कम होता है, ठीक है इसमें।
इसलिए मोनोपल्स ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है अदर कंपैरिजन अदर ट्रैकिंग सिस्टम से। तीसरा अगर मैं पॉइंट की बात करूं कॉम्प्लेक्सिटी की, कौन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो आप लोग को अभी मैंने बताया कि आपका जो मोनोपल्स ट्रैकिंग सिस्टम है ये मोर कॉम्प्लेक्स है अदर देन अदर टू सिस्टम, ठीक है, मोर कॉम्प्लेक्स है। और ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है इसी वजह से मोनोपल्स में जो साइज उसका है और कॉस्ट है वो भी ज्यादा है, ठीक है। आपको इसमें ये तो मैं आपको एक ब्लॉक डायग्राम बताया मोनोपल्स का जो टू और कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होते हैं, तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है और चैनल्स बढ़ाने पड़ते हैं, रिसीविंग चैनल्स, मतलब हम लोग तीन चार एंटीना अपन साथ में लगाते हैं तो 3-4 रिसीविंग चैनल्स हम लोगों को बनाने पड़ते हैं। हर रिसीविंग चैनल से हम लोग फेस निकालते हैं और लोकल ऑसिलेटर से माइनस कर करके अपन उसका फेस एंगल निकालते हैं। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें अपन को रिसीविंग चैनल्स ज्यादा बढ़ाने पड़ते हैं क्योंकि आप बार बार नए नए एंटीना यूज कर रहे होते हो। और कोनिकल स्कैन में क्या होता है, कोनिकल, अगर आप कोनिकल स्कैन में बात करोगे तो कोनिकल स्कैन में तो भैया एक ही आपका रिसीविंग चैनल होता है, उसी को आप रोटेट करते जाते हो और आप अलग अलग उस पे आप एरर निकालते जाते हो, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से अगर आप ये भी बात करें कि एंटीना कौन सा यूज होता है, तो आप कैसे ग्रेन एंटीना यूज होता है इसमें, तो जो कि ऐसे ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। फोर्थ पॉइंट अगर अपन देखें कि किस बेसिस पे अपन कंपेयर करें, तो वो है आपका मिनिमम नंबर ऑफ पल्सेस, किसमें सबसे कम पल्सेस लगते हैं। अगर आप इसको पॉइंट ऑफ कंपैरिजन मानोगे तो आपको ये पता है कि मोनोपल्स रडार में एंगुलर मेजरमेंट करने के लिए अगर आप टू कोऑर्डिनेट, मैं अभी आपको टू कोऑर्डिनेट वाला मोनोपल्स ट्रैकिंग सिस्टम बताया हूं, उसमें आपको सिर्फ सिंगल पल्स की जरूरत पड़ती है। आप जानते होंगे हर 2 एंटीना सिंगल सिंगल पल्स भेजे, तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ पल्स मोनोपल्स में लगता है। और अगर आप इसी में कोनिकल स्कैन की बात करोगे, कोनिकल स्कैन में मिनिमम आपको 4 पल्स तो लगेंगे ही, क्योंकि आपको क्या होता है यहाँ से आपको कोन शेप में बनाना होता है, तो कोन शेप में बनाने के लिए आपको मिनिमम 4 पल्स रिक्वायर्ड होते हैं पर रिवॉल्यूशन ऑफ द बीम, ठीक है। इसके बाद अगर आप इन लोगों का ऐसे भी अगर आप देखोगे कि मोनोपल्स रडार क्या करता है, पहले मोनोपल्स जो आपका रडार होता है, मोनोपल्स ट्रैकिंग सिस्टम, ये पहले एंगल मेजरमेंट करता है, एंगल मेजरमेंट, उसके बाद जितने भी एंगल मेजरमेंट हुए उसके बाद वो इंटीग्रेट करना शुरू करता है, क्योंकि उसको बहुत सारे इको पल्स जैसे आते रहते हैं, तब वो इंटीग्रेट करता है और उसके बाद रिक्वायर्ड एसएनआर और एरर को रिड्यूस करने की कोशिश करता है। लेकिन कोनिकल स्कैन में क्या होता है, ये पहले ही इंटीग्रेट कर देता है, जितने भी रडार पल्स आए उसको इंटीग्रेट करेगा और उसके बाद फिर उसका एंगुलर मेजरमेंट करता है वो। तो ये दोनों के बीच में कंपैरिजन है या डिफरेंस आप मान के चलो। तो बेसिकली कोनिकल स्कैन को अगर आप देखो कि जितने पल्स आएंगे उसको पहले इंटीग्रेट करेगा फिर वो करेगा, तो उसको ज्यादा प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है आपको कोनिकल स्कैनिंग में, ठीक है। और ये भी इसीलिए आप बोल सकते हो कि मोनोपल्स का एसएनआर ज्यादा होता है। अगर मोनोपल्स का एसएनआर ज्यादा होगा मतलब सिग्नल की रेशियो ज्यादा होगी, तो उसको प्रोसेसिंग करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कोनिकल स्कैन में क्या होता है कि एसएनआर कम मतलब सिग्नल का पावर कम, तो उसको ज्यादा प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट होती है। ओके, अगर अपन फिफ्थ पॉइंट देखें कि अगर इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर, जैसे अगर अपन को दुश्मनों से कौन ज्यादा ससेप्टिबल है, तो ससेप्टिबिलिटी की अगर अपन बात करें, ससेप्टिबिलिटी टू इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर, ठीक है। तो आपको मैं ये बता देता हूं कि ये ससेप्टिबिलिटी कौन ज्यादा बचाव कर सकता है। तो अगर आप मिलिट्री के कोनिकल स्कैन को आप अगर ध्यान दोगे, जो कोनिकल स्कैनिंग उन लोग यूज करते हैं वो ज्यादा वल्नरेबल होता है, मतलब ज्यादा कमजोर होता है
स्पूफिंग के लिए। स्पूफिंग आप समझते हो ना, जासूसी करना। तो ये ज्यादा जासूसी करने में ये मतलब ये कमजोर है कोनिकल स्कैनिंग, क्योंकि कोनिकल स्कैनिंग में क्या होता है कि आपका जो बीम है वो बार बार रोटेट करते जाता है, मतलब एक फ्रीक्वेंसी के साथ रोटेट करता है, जिसको मैंने आपको बताया था कोन की रोटेशन फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर ये किसी भी एंगल से अगर दुश्मन को पता चल जाता है कि भैया इनका जो रडार है वो इस रोटेशन फ्रीक्वेंसी के साथ रोटेट कर रहा है, तो वो अपना जो फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज करके इनके आसपास वो आएगा ही नहीं। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक है आपका कोनिकल स्कैन में, जो हम लोग मिलिट्री में इसलिए कम यूज करते हैं इसमें। और अगर एक अच्छा खासा वेल डिजाइंड मोनोपल्स ट्रैकर अगर अपन यूज करें, तो उसको बहुत इज हार्डर टू डिसीव। आप ये बोल सकते हो कि इसको डिसीव करने में, उसको निकाल पाने में मुश्किल बहुत ज्यादा होगी एक मोनोपल्स ट्रैकर में। और लास्ट पॉइंट अपन ले लेते हैं कि एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सबसे ज्यादा यूज होता है, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि मोनो जो पल्स है, मोनोपल्स, वो जब भी आपको एक्यूरेसी अच्छी चाहिए होती है तब आप मोनोपल्स का इस्तेमाल जरूर करते हो। और जब भी आपको ससेप्टिबल होना है, दुश्मनों से आपको बचाव करना है, तो भी आप इसी को यूज करते हो, मोनोपल्स टेक्निक को। लेकिन कोनिकल स्कैनिंग को आप कहाँ पे यूज करते हो? कोनिकल स्कैनिंग को आप तब यूज करते हो जब हमको हाई परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब कि इतना ज्यादा परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट अगर हमको नहीं है, हाई परफॉर्मेंस ट्रैकिंग की अगर हम लोग को रिक्वायरमेंट नहीं है, तब तो आप सस्ता वाला कोनिकल स्कैनिंग यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको मतलब पैसे की दिक्कत है, लो कॉस्ट आपको चाहिए, तो भी आप कोनिकल स्कैनिंग यूज कर सकते हो। और आपको कॉम्प्लेक्सिटी अगर कम चाहिए तो भी आप कोनिकल स्कैनिंग यूज कर सकते हो। तो बेसिकली ये अगर आप लोगों को पॉइंट समझ में आया होगा